हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, इसको देखते हुए मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने परिवारों के साथ अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बाहर कम से कम निकलें और लोगों से दूरी बनाकर रखें और अपनी स्टडी को ध्यान में रखते हुए घर पे ही पढ़ाई करें, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनके बताए अनुसार अपने आप को बचा कर रखें, कहने का मीन्स मेरा ये है। चलिए, यह स्पेशली जो ये वीडियो बनाया गया है ये आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। तो मैं एक दो बातें हैं जो इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ। कहीं आप इस बात की गलत फहमी के शिकार हो कि भाई आपका प्रमोशन फिर दोबारा से कर दिया जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो स्टूडेंट एक बार प्रमोट हो चुका है, सरकार उसको कभी भी दोबारा प्रमोट नहीं करेगी। अच्छा, ये गाइडलाइन है कि भाई एक बार स्टूडेंट का प्रमोशन हो जाता है, उसके बाद उसको 2 साल तक दोबारा प्रमोट कभी नहीं किया जा सकता। तो मतलब ये कि कॉलेज एजुकेशन में केवल एक बार ही प्रमोशन मिल सकता है। इसका मीन्स ये हुआ कि भाई आपके एग्जाम कन्फर्म हो गए हैं, तो आपके एग्जाम होंगे, तो आप ऑनलाइन तैयारी के साथ बने रहिए और खुद भी अपनी स्टडी करते रहिए घर पे रहते हुए। ठीक है, चलिए बात करते हैं टॉपिक से संबंधित। आज मैं आपकी जो किताब है वो उसका थर्ड पेपर जो है वो शुरू करने वाला हूँ। और थर्ड पेपर में हम बात करेंगे, जो यूनिट थर्ड है ना, उसकी बात करेंगे। चलिए एक बार पेपर का नाम बता देता हूँ, कौन सा पेपर पढ़ने वाले हैं और क्या है। तो बीएससी थर्ड ईयर का पेपर थर्ड है, जिसका नाम है एंजियो स्पर्म, यानी आवृत बीजियों में। एक तो है इसमें टैक्सोनोमी, क्या है टैक्सोनोमी, और एक है दूसरा पोर्शन एम्ब्रायोलॉजी। टैक्सोनोमी और एम्ब्रायोलॉजी। टैक्सोनोमी में क्या क्या चीजें आती हैं अपन जानते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन से संबंधित सारी बातें आती हैं कि पौधों को किस प्रकार क्लासिफाइड किया जाता है, और इसमें फैमिलीज होती हैं, आईसीबीएन है और नोमेनक्लेचर है, ये सारी चीजें शामिल है। और क्लासिफिकेशन के टाइप कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें इसमें टैक्सोनॉमी में शामिल की जाती है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम यहाँ पे जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये दोनों जो यूनिट्स है ना, ये टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है अपने पास। और यूनिट थर्ड और फोर्थ है, ये दोनों की दोनों एम्ब्रायोलॉजी से संबंधित है। और चूंकि आपके 60% जो मसाला आना है, तो कोई भी 2 यूनिट आप कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। और हम बात करेंगे केवल एम्ब्रायोलॉजी से संबंधित। इसमें आपका लगभग 60% क्या हो जाएगा, आसानी से कवर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यूनिट थर्ड से। तो यूनिट थर्ड में हम जब बात करते हैं तो दोनों ही एम्ब्रायोलॉजी से संबंधित हैं। तो एम्ब्रायोलॉजी का आधा हिस्सा तो यूनिट थर्ड में है और आधा हिस्सा यूनिट फोर्थ में। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा यूनिट थर्ड में अपने पास, वो रहेगा ओंटोजेनी ऑफ फ्लोरल पार्ट। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां से एक छोटा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज ओंटोजेनी क्या है, व्हाट इज ओंटोजेनी या ओंटोजेनी क्या है, या इसको बोलते हैं व्यक्तिव्रत। अब ये व्यक्तिव्रत एक थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है जो आपको समझाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में बैठेगा कि क्या होता है। इसी के सिमिलर एक वर्ड और है जो आपको याद रखना है, जिसको बोलते हैं फाइलोजेनी। क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी। ये फाइलोजेनी होता है जाति व्रत। क्या होता है, जाति व्रत। तो 2 वर्ड हो गए, ओंटोजेनी हो गया, एक फाइलोजेनी हो गया। व्यक्ति व्रत का मतलब सीधा ये होता है, किसी एक पादप जाति में केवल एक पौधे के अंदर संरचनात्मक विकास का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्ति व्रत कहते हैं। और जब एक ही जाति के बहुत सारे पौधों का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो वो अपने पास क्या कहलाता है, जाति व्रत कहलाता है। इसमें तो देखो संपूर्ण जाति के जितने पादप होते हैं उनके अंदर होने वाले डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किया जाता है।
तो वो फाइलोजेनी हो गया। और ओंटोजेनी है वो क्या कहलाता है, व्यक्तिव्रत कहलाता है। इसमें किसी एक पार्टिकुलर जीव के किसी इंडिविजुअल प्राणी में स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखा जाता है। यहां पे भी हमने देखो ये बात की है, ओंटोजेनी ऑफ द फ्लोरल पार्ट। फ्लोरल पार्ट का मतलब ये कि पौधे में जो पुष्पीय भाग होता है केवल उसके अंदर संरचनात्मक जो विभिन्नताएं हैं उनके बारे में विचार करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस वर्ड को यदि अपन और थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो हमें याद आती है एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है गोएबिल। क्या नाम है? गोएबिल। इन्होंने कहा था कि फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट अपेक्स है। क्या है? मॉडिफाइड सूट अपेक्स है। आपको भी याद रखना है, ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पुष्प क्या है, तो आपको बताना है पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प क्या होता है? एक रूपांतरित प्ररोह होता है। या फ्लावर क्या होता है? एक मॉडिफाइड शूट अपेक्स होता है। ठीक है। गोएबिल ने ये सबसे पहले बात बताई थी। इन्होंने ये बात बताई थी कि भी फ्लावर पर स्पोरोफाइल पाए जाते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोफाइल। और स्पोरोफाइल का मीन्स क्या है भाई? बीजाणु पर्ण। क्या है? बीजाणु पर्ण। और बीजाणु पर्ण किसे कहते हैं? तो मैं भी आपने जो पूर्व की क्लास है ना उसमें पढ़ा होगा। जब अपन डेवलपमेंट देखते हैं तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ऐसे बढ़ते हैं। तो आपने यदि टेरिडोफाइटा को थोड़ा सा गौर से पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि पत्ती की निचली सतह पर इस तरह से पत्तियां होती हैं। यदि मेरी बॉडी को अक्ष माने आप तो, और हाथ को लीफ माने तो लीफ की निचली सतह पर इस वाले सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे बीजाणु लगे हुए होते हैं। और ऐसी पत्तियां बीजाणु पर्ण कहलाती है, स्पोरोफाइल कहलाती है। और जो फ्लावर होता है वो स्पोरोफाइल का ही क्या होता है? समूह होता है एक तरीके से, वो फ्लोरल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। तो ये बात किसने बताई थी भाई? गोएबिल ने बताई थी सबसे पहले कि फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड शूट अपेक्स होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को समझने के लिए हमें आगे और थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। यहां से एक ही छोटा क्वेश्चन बनता है, ओंटोजेनी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अपन ये जानते हैं कि भाई एक फ्लावर की जनरल स्ट्रक्चर क्या होती है और उसमें कौन कौन से पार्टीशंस पाए जाते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो हम एम्ब्रायोलॉजी का ही अध्ययन करने वाले हैं, ध्यान देना। और यहां से आपका लगभग 60% क्या हो जाएगा? आसानी से कवर हो जाएगा। और आप इस बैग में बिल्कुल मत रहना कि एग्जाम नहीं होंगे, बिल्कुल एग्जाम होंगे और कोई रोकने वाला नहीं है एग्जाम्स को। अच्छा, अब बात आती है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या कैसी होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को यदि आप देखो तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। इन इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, क्या क्या खास चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं, तो उनके विषय में बात करेंगे अपन। तो किसी भी प्लांट में अपन जानते हैं जो पुष्प लगे हुए होते हैं वो ग्रुप में लगे हुए होते हैं। किस में लगे होते हैं? ग्रुप में लगे होते हैं। और यह ग्रुप फूलों का क्या कहलाता है भाई? पुष्प क्रम कहलाता है। खास विन्यास में लगे हुए होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? पुष्प क्रम। और कोई भी जो पुष्प क्रम होता है वो हमेशा पुष्पावली वृंत पर लगा रहता है। किस पर लगा रहता है? पुष्पावली वृंत पर। हम बात करेंगे कि भी पुष्पावली वृंत क्या चीज होती है, उस विषय में आगे बढ़िए। और इसका मतलब यह है कि एक पुष्पावली वृंत पर बहुत सारे पुष्प होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे पुष्प होते हैं। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेडंकल। क्या बोलते हैं? पेडंकल। तो मतलब एक पेडंकल पर बहुत सारे पुष्प लगे हो सकते हैं। जबकि एक वर्ड और आता है जिसे बोलते हैं पेडिसिल। क्या होता है? पेडिसिल। ये लीजिए, मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये स्ट्रक्चर जो है ये वाली, ये पेडिसिल कहलाती है। पेडिसिल कहलाती है, जिसे हम कह रहे हैं पुष्प वृंत।
पुष्प वृंत। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि मैंने कहा कि आपको पुष्पावली वृंत भी बुलाते हैं, तो पुष्पावली वृंत को बोलते हैं पेडंकल। इसका मतलब ये कि पेडंकल पर या पुष्पावली वृंत पर एक से ज्यादा फ्लावर लगे हुए हो सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस लगा हुआ होता है, तो वो तो क्या कहलाएगा, पेडंकल। और एक फूल जिस वृंत के साथ जुड़ा हुआ रहता है स्टालिक समान संरचना, तो उसे पेडिसिल कहते हैं। ठीक, पेडिसिल के नीचे सॉरी ऊपर की तरफ एक फूला हुआ भाग पाया जाता है जिसे हम कहते हैं थैलेमस, या पुष्पासन नाम सुना हुआ आपने, तो इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन। अच्छा, नेक्स्ट क्या है भाई अपने पास, अब देखिए नीचे की स्ट्रक्चर्स को भूल जाइए, ये सिर्फ आपको संरचनात्मकता याद दिलाने के लिए है। पेडिसिल पेडंकल आपको अंतर ध्यान रखना है, ये तो पुष्पावली वृंत कहलाता है, ये पुष्प वृंत कहलाता है, अंतर होता है। ठीक है, अच्छा बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, ये जो स्ट्रक्चर अब मैं बनाने वाला हूं सारी इंपॉर्टेंट रखती हैं। सबसे बाहरी भाग होता है ये कैलिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कैलिक्स। नंबर 1 चक्र होता है बाहर का, दूसरा ये होता है कोरोला, नंबर तीसरा है ये एंड्रोसियम। क्या है, एंड्रोसियम। और ये नंबर 4 है, ये है गाइनोसियम। ये नंबर 4 है। तो हम ये कह सकते हैं एक सामान्य जो फ्लावर होता है, टाइपिकल फ्लावर होता है, उसमें 4 चक्र पाए जाते हैं, जिनमें 2 तो सहायक चक्र होते हैं, आउटर जो होते हैं, जिसमें एक कैलिक्स शामिल होता है, कोरोला शामिल होता है, दोनों अपने पास सहायक चक्र है। और दोनों अंदर वाले दोनों चक्र जो होते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम होते हैं, ये आवश्यक चक्र होते हैं। सहायक चक्र में और आवश्यक चक्र में क्या अंतर होता है, तो मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि जो जिनकी अनुपस्थिति में जनन पर कोई प्रभाव ना पड़े, जनन आसानी से हो सकता हो, तो ऐसे चक्र जो है वो क्या कहलाएंगे, सहायक चक्र। और जनन पर प्रभाव डालने वाले जो चक्र होंगे, यानी जिनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, तो वो अपने पास आवश्यक चक्र कहलाएंगे। तो ये एंड्रोसियम और गाइनोसियम मूल रूप से क्या होते हैं, आवश्यक चक्र होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रत्येक की कि भी कौन कौन सी स्ट्रक्चर क्या क्या काम आती है। तो आप थोड़ा फोकस कीजिए, सारी चीजें पता चल जाएंगी आपको। देखिए कैलिक्स, इसकी जो यूनिट होती है वो कहलाती है सेपल। क्या कहलाती है, सेपल, या इसको बाह्य दल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बाह्य दल, आप सब जानते हैं। तो इसका मतलब कैलिक्स जो है वो तो बाह्य दल पुंज हो गया, और उसकी इकाई क्या हो गई, बाह्य दल हो गई। ठीक है, ये आपको फोकस करना है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है ये कि भी इसका यूज क्या है बाह्य दल का। तो यूज सामान्यतः जनरली ग्रीन होते हैं कलर में। कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं। और हरे होते हैं तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इनका क्या हो गया, वर्क हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये बड प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। सॉरी, बड प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। अच्छा, बड प्रोटेक्शन यानी कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षा देने का काम करते हैं, जनरली ग्रीन होते हैं। ठीक है, अच्छा इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। इधर देखिए, आपने मे भी ब्रांजल देखा होगा। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम ब्रांजल। तो उसमें हमने ये देखा कि भाई उसका जो नकु होता है वो इस तरह की स्ट्रक्चर लिए हुए होता है, और ये स्ट्रक्चर आपने इस तरह का देखा होगा। तो इसमें जो ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है जो बिल्कुल ग्रीन होती है, जिनको मैं लाइनिंग से शो कर रहा हूं, ये वाली जो स्ट्रक्चर होते हैं ये कैलिक्स होते हैं। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि भाई जनरली ये कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, चिपके हुए भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, ये झड़ने वाले भी हो सकते हैं, जल्दी मतलब फ्रूट से अलग होने वाले भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, स्पीसीज टू स्पीसीज अलग प्रकार के होते हैं।
अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि भाई कैलिक्स में और क्या खासियत है। ठीक है, तो जनरली तो मैंने बताया ग्रीन और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, बर्ड प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसके। एक्सेप्शन में आपको याद रखना है क्या, एक तो ट्यूलिप, क्या है ट्यूलिप, और एक है अपने पास ट्यूलिप के अलावा आइरिस। ये दोनों मोनोकोट प्लांट है, ट्यूलिप और आइरिस दोनों के दोनों कैसे प्लांट है, मोनोकोट प्लांट है। और इनके जो कैलिक्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, कीटों को अट्रैक्शन के लिए यूज आते हैं, मतलब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ऐसे कौन से फ्लावर हैं जिनके अंदर कैलिक्स भी कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो आप बता सकते हैं ट्यूलिप और आइरिस ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये अट्रैक्शन का काम करते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और शानदार सा देता हूं, मुसेंडा, ये एग्जांपल याद रखना आप, क्या है मुसेंडा। तो मुसेंडा का जो प्लांट होता है उसमें जो कैलिक्स होते हैं, एक या दो कैलिक्स सामान्य पत्ती के आकार के हो जाते हैं। तो सामान्य पत्ती के आकार के हो गए तो इसका मीन्स क्या होगा कि सामान्य पत्ती के आकार के हो गए तो यहाँ पे कैलिक्स जो है उनका डेवलपमेंट लीफ से हुआ है, इस बात का पता चलता है। ठीक है, ये ओंटोजेनी को शो करता है, कहने का मतलब। तो लीफ जो है वो रूपांतरित होकर या मॉडिफाइड होकर किसमें चेंज हो गई, कैलिक्स में चेंज हो गई, ये बताता है, क्योंकि मुसेंडा में ये चीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये मतलब ओंटोजेनी को शो करने वाली बात होती है। ठीक है, अच्छा, फ्लोरल डेवलपमेंट का यदि अध्ययन किया जाए तो पोएसी कुल के पादपों में फूल का सबसे ज्यादा और सरलता पूर्वक अध्ययन किया जा सकता है, और प्रत्येक प्रकार की जो संरचना होती है वो स्पष्ट क्लियरली डिफाइन होती है उसमें। तो ज्यादातर डेवलपमेंट का जब अध्ययन किया जाता है फ्लोरल डेवलपमेंट का, तो पोएसी कुल के पादपों में किया जाता है, ध्यान रखने वाली बात। तो ये हो गया अपने पास सबसे बाहरी चक्र जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो गई अपने पास, सेपल हो गई, ग्रीन होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, बर्ड प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। ट्यूलिप और आइरिस में ये कलर्ड होते हैं, कीटों को आकर्षित करने का काम भी करते हैं। और मुसेंडा में ये लीफ की जैसी संरचना बनाते हैं, एक या दो अपने पास कैलिक्स सेपल होते हैं ना वो। ठीक है, अब बात आती है दूसरे की। दूसरी संरचना है अपने पास क्या, कोरोला। इस कोरोला की जो यूनिट होती है, इस यूनिट के बारे में बात यदि करें तो अपन इसे बोलते हैं पेटल। क्या होती है, पेटल, और पेटल को अपन बोलते हैं दल। तो इसका मतलब ये कि कोरोला का मीन्स क्या हुआ, दल पुंज, और उसकी इकाई क्या हो गई, दल। और ये हमेशा कैसे होते हैं भाई, कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। और जब कलर्ड होते हैं तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं, चटक रंगों के होते हैं। आप किसी भी जो फ्लोरल स्ट्रक्चर को पहचानते हैं, फूल को पहचानते हैं, तो आप उसके कलर को देख के और उसके जो पेटल्स होते हैं उनको देख के ही पहचान पाते हैं कि ये गेंदे का फ्लावर है, ये गुलाब का फ्लावर है, ये सूरजमुखी का फ्लावर है। ठीक है, और कीटों को आकर्षित करने का एक मुख्य रूप से काम करते हैं। लेकिन ऐसे प्लांट जिनमें वायु परागण पाया जाता है, एयर पॉलिनेशन होता है, उनके अंदर ये चटक रंगों वाले नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम अपने पास ये कह सकते हैं कि दो चक्र कंप्लीट हो गए, एक तो कोरोला कंप्लीट हो गया और एक कैलिक्स। ठीक है, ये दोनों के दोनों चक्र जो है ये सहायक चक्रों में काउंट होते हैं। यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताने वाला हूं जो थोड़ा फोकस करने योग्य है। जब कैलिक्स और कोरोला दोनों के दोनों एक जैसे हों, यानी अपन अलग से पहचान नहीं कर पाए, तो इन्हें हम एक नाम देते हैं पेरियंथ। पेरियंथ या परिदल पुंज। क्या वर्ड हो गया, परिदल पुंज। तो मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं यदि हम किसी फूल में अलग से पहचान नहीं कर पाए कैलिक्स की और कोरोला की, तो ऐसी संरचना अपने पास क्या कहलाएगी, पेरियंथ कहलाएगी। अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि सर पेरियंथ की जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, तो उसे बोलते हैं टेपल।
क्या बोलते हैं, टेपल। और टेपल को अपन लिखते हैं परिदल। क्या लिखेंगे, परिदल। तो मतलब ये कि भाई कोरोला और कैलिक्स यदि अपनी अपनी पहचान खो दें और एक जैसे हो जाएं तो ऐसी सिचुएशन में ये पर्यंत कहलाएंगे और इन्हें परिदल पुंज कहेंगे हिंदी में, और इसकी इकाई जो होती है वो टेपल कहलाती है या परिदल कहलाती है। और एग्जाम्पल है इसका सीधा सीधा प्याज या ऑनियन। ठीक है, ऑनियन के फ्लावर में क्या प्रेजेंट होते हैं, पेरिंथ। और आपने एस्फोडिलस का नाम सुना होगा, प्याजी जिसको बोलते हैं, कॉमन प्लांट होता है जो खरपतवार के रूप में खेतों में उगता है। तो एस्फोडिलस में भी ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ये इसी की क्वालिटी का है, उसमें भी पेरिंथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास दोनों के दोनों सहायक चक्र। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अपने पास कौन से दो, आवश्यक चक्र। जब आवश्यक चक्रों की बात की जाती है तो दोनों के विषय में थोड़ा सा डिटेल देंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, यदि स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ये आपको मेमोराइज करने के लिए है, अदरवाइज वीडियो को दोबारा खोल के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए एंड्रोसियम के बारे में, नंबर तीसरी संरचना के बारे में। इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। और पुमंग की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, उस यूनिट को अपन कहते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन, या इसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर, स्टेमन या पुंकेसर। अच्छा, एक पुंकेसर की स्ट्रक्चर के बारे में यदि अपन अध्ययन करें तो उसकी जनरल संरचना इस तरह की होती है। ठीक है, इसमें 3 पोर्शन होते हैं अपने पास। सबसे जो शीर्ष का होता है वो एंथर कहलाता है। क्या कहलाता है, एंथर। और ये कनेक्टिव कहलाता है, योजी कहलाता है। और ये जो सबसे नीचे वाला भाग होता है ये फिलामेंट कहलाता है, इसको पूतंतु बोलते हैं। फिलामेंट को बोलेंगे पूतंतु, कनेक्टिव योजी कहलाएगा, और एंथर को अपन बोलते हैं परागकोश, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं, परागकोश। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इसमें माइक्रो स्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है, या लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानियों में क्या होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं, नॉर्मल बात है। और यही लघु बीजाणु अपने पास पोलन ग्रेन कहलाते हैं, परागकण कहलाते हैं। ठीक है, तो मतलब एंथर के अंदर ही परागकण डेवलप होते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा अपना, क्योंकि इसी के बारे में डिटेल लेंगे अपन, तो उस समय बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। तो एक बार दोबारा इसका जिक्र आएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होगी अपने पास एंड्रोसियम से संबंधित। तो मतलब ये कह सकते हैं फ्लावर में जो नर जननांग का काम करता है वो मूल रूप से पुंमंग होता है। उसकी जो यूनिट होती है पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट होता है, कनेक्टिव होता है और एंथर होता है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम्स होती है। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु बनते हैं, और यही लघु बीजाणु क्या कहलाते हैं, पोलन ग्रेन कहलाते हैं, परागकण कहलाते हैं। इसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर अपन थोड़े समय बाद में लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा इससे रिलेटेड ही होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चौथे पार्ट से संबंधित। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपन चौथे पार्ट से संबंधित, जो सबसे अंदर वाला पार्ट है। इस पार्ट को मैं आपके सामने बना रहा हूं। ये वाला हिस्सा जो होता है पूरा का पूरा, जिसमें 3 संरचनाएं होती है। ये वाली संरचना कहलाती है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, और ये नलिकाकार जो संरचना होती है ये कहलाती है स्टाइल या वर्तिका, और ये फुली हुई जो संरचना होती है ओवेरी कहलाती है।
अंडाशय कहलाती है। स्टिग्मा जो होता है ये पोलन ग्रेन को धारण करता है, उसके अंकुरण से संबंधित अनुकूलनों को उत्पन्न करने का काम करता है। स्टाइल जो होती है वो पोलन ट्यूब की लंबाई जो होती है उसको फिक्स करने का काम करती है। मतलब जितनी लंबी स्टाइल होगी उतनी लंबी पोलन ट्यूब होगी। ठीक है। अच्छा, दुनिया का एक मात्र जो प्लांट बताता हूं आपको जिसके अंदर सबसे बड़ी स्टाइल पाई जाती है वो है जिया मेज, यानी मक्का। मक्के के पादप में सबसे बड़ी स्टाइल होती है, तो इसका मतलब पोलन ट्यूब की लंबाई भी क्या होगी उसमें सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट खुला हुआ भाग क्या रहता है? ओवरी होती है। ओवरी के अंदर जो कोष्ठ पाए जाते हैं वो कार्पल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्पल कहलाते हैं। एक्चुअल में ये कार्पल ही गाइनोसियम की यूनिट कहलाती है। ठीक है। अब ये क्यों कहलाती है उसका एक लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। कार्पल्स की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और इससे ज्यादा हो सकती है। यदि 1 होती है तो मोनोकार्पेलरी, 2 होती है तो बाइकार्पेलरी और 3 होती है तो ट्राइकार्पेलरी और इससे ज्यादा होती है तो पॉलीकार्पेलरी जो बीजांड होता है या पॉलीकार्पेलरी जायाम होता है, सॉरी बीजांड नहीं कह सकते, जायाम, पॉलीकार्पेलरी गाइनोसियम पाया जा सकता है। तो अब आप सोचो थोड़ी देर के लिए, यदि एक ही कार्पल है, एक ही कोष्ठ होगा तो एक कोष्ठ प्रेजेंट हो गए यहाँ पे, तो उसका स्टाइल और उसकी स्टिग्मा भी प्रेजेंट होगी। तो ये अपने आप में एक पूरी स्ट्रक्चर अपने आप में यूनिट का काम करती है। ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे कार्पल एक साथ मिल जाएं तो संयुक्त अंडबीज जायंग कहलाएगा, और जब सारे के सारे कार्पल अलग अलग हों तो वियुक्त अंडपी कहलाएगा। और यदि वियुक्त अंडपी जायांग है तो प्रत्येक कार्पल में एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी हो सकती है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। तो आपसे पूछे कि कोई गाइनोसियम की यूनिट क्या होती है तो आप सीधा बोलेंगे कि इसकी यूनिट कार्पल कहलाती है, या इसको हिंदी में अपन लिखें तो अंडप कहलाती है। क्या कहलाती है? अंडप कहलाती है। ठीक है। इसकी भी विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको फ्लोरल स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल मिल गया है। तो जिसमें हमने बात की थी 2 सहायक चक्र होते हैं, बाहर वाला कैलिक्स, अंदर वाला कोरोला। ठीक है। अच्छा, फिर एंड्रोसियम और फिर गाइनोसियम, ये दोनों आवश्यक चक्र हैं। अब इंपॉर्टेंट 2-3 बातें आ जाती हैं। एक तो बात ये कि यदि चारों चक्र किसी फूल में प्रेजेंट हैं तो ऐसा पुष्प पूर्ण पुष्प कहलाएगा, कंप्लीट फ्लावर कहलाएगा। और यदि इनमें से, इन चारों चक्रों में से कोई भी एक एब्सेंट हो, मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम में से चारों में से कोई भी एक एब्सेंट हो तो इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा, अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। और एक लिंगी फ्लावर हमेशा अपूर्ण होते हैं, ध्यान रखना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं। अब क्यों होते हैं उसका कारण है क्योंकि उसमें एक लिंग हमेशा एब्सेंट होगा, नॉर्मल बात है। तो एब्सेंट होगा तो क्या हो गया? अपूर्ण हो गया। तो ये तो बात थी पूर्ण की, अपूर्ण की। यदि किसी फूल को 2 समान भागों में बांटा जा सकता है तो वह फ्लावर नियमित या रेगुलर फ्लावर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नियमित पुष्प कहलाएगा या रेगुलर फ्लावर कहलाएगा। और यदि उसको 2 समान भागों में बांटा नहीं जा सकता तो ऐसी स्थिति में वह इररेगुलर फ्लावर कहलाएगा या अनियमित पुष्प कहलाएगा। ठीक है। और 2 इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी बातें, यदि बात आती है यूनिसेक्सुअल की और बाइसेक्सुअल की, ध्यान देना वर्डों पे, दोनों पे, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, तो इसका मतलब बंदा किसके बारे में बात कर रहा है? पुष्प के बारे में या फूल के बारे में बात कर रहा है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है। और यदि बात आ जाती है मोनोसियस की और डायोसियस की, तो उभयलिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी शब्द जो यूज होते हैं वो हमेशा प्लांट के लिए यूज होते हैं, कभी भी फूल के लिए यूज नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यदि मोनोसियस डायोसियस बोले जब तो वो पौधे के बारे में बात कर रहा है। जैसे मक्का के बारे में सोचो, मक्का में नर पुष्प अलग होते हैं, मादा पुष्प अलग होते हैं, मतलब भुट्टा अलग होता है और मक्के के शीर्ष भाग पर नर पुष्प अलग लगे रहते हैं। तो दोनों प्रकार के पुष्प एक ही पौधे में प्रेजेंट है। तो ऐसी स्थिति में यह पौधा उभयलिंगाश्रयी कहलाएगा या मोनोसियस कहलाएगा। ठीक है। और डायोसियस का मतलब ये हुआ कि पुष्प जो पादप होता है वो हमेशा एक लिंगी होता है। ठीक है। तो 1 बीजपत्री पौधों में बहुत सारे में ये एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं।
ठीक है। पपीता भी अपने आप में कह सकते, कई बार क्या होता है मोनोसियस फॉर्म में पाया जाता है, सॉरी डायोसियस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, एक लिंगाश्रयी फॉर्म में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, एक लिंगी और द्विलिंगी यदि बात आए तो वो फूल, और यदि एक लिंगाश्रयी और उभय लिंगाश्रयी बात आए तो वो पादपों के बारे में बात होती है हमेशा, ठीक है। तो ये था अपना आज का एक छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं इसके तुरंत बाद ही डालूंगा। जो भी आपकी क्यूरी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और समस्याएं हैं जो यदि आप डालोगे तो डेफिनेट मैं उनका आंसर करने का प्रयास करूंगा। और लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।